तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की बुक क्षितिज भाग 2 का पाठ 5 नागार्जुन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चलिए समझते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था, यानी 1911 में उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता, जिसे कि वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, वहां पे वो चले गए थे। 1936 में श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। दीक्षित हुए का मतलब वहां पे उन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया। 2 साल प्रवास यानी घूमने के बाद वे 1938 में स्वदेश लौट कर आए। घुमक्कड़ी यानी घूमने वाले और अक्खड़ यानी बिल्कुल सीधा बोलने वाले, स्पष्ट बोलने वाले स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्राएं की। सन 1998 1998 में उनका देहांत हो गया, यानी वो 1998 में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। नागार्जुन की मुख्य काव्य कृतियां युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने क्या कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये रही। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन का कार्य किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेकों पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री के नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील परिस्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, मतलब वे जो बातें कहते हैं वो व्यंग के माध्यम से कहते हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावाद उत्तर दौर के वे अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं गांवों की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही हैं। यानी वे साहित्यिक दुनिया में ही लोकप्रिय नहीं रहे, उनकी जो कविताएं हैं वो गांव की चौपालों यानी गांव गलियों में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहरी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़े हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। चलिए तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं कविता दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान का मतलब होता है जब एक छोटा बच्चा जिसके छोटे छोटे से थोड़े थोड़े से दांत निकले होते हैं और जब वो मुस्कुराता है तो उन दांतों को दिखा करके तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक लगता है। कवि ने इसे ही दंतुरित मुस्कान कहा है। तो कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारी तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी बच्चे को कह रहा है कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है ये मृतक मुर्दे में भी, मृतक यानी मुर्दे, तो ये मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कह रहा है कि ये छोटा बच्चा इतना खूबसूरत लग रहा है मुस्कुराता हुआ कि अगर कोई मुर्दा भी देख ले इसे एक बार तो वो भी जिंदा हो जाए। तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर, धूली धूसर मतलब धूल से सने हुए, धूली धूसर तुम्हारे यह गात, गात मतलब शरीर या अंग। जब बच्चा मिट्टी में चलता है तो उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लग जाती है ना, तो उसके बाद उसके जो धूल से सने हुए अंग हैं, ठीक है, उनको कवि क्या उपमा दे रहा है, देखिए, तुम्हारे यह धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ियों में खिल रहे जलजात। जलजात यानी कमल। तो कवि कह रहा है कि तुम्हारे ये धूल से सने हुए जो छोटे छोटे अंग हैं, शरीर है तुम्हारा, ये ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब को छोड़कर आज मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया हो, यानी वो कमल जितना खूबसूरत वो बच्चा जो है वो लग रहा है। आगे कवि कह रहा है कि परस पाकर, परस मतलब स्पर्श,
है ना, तुम्हारी ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कवि कह रहा है कि अगर तुम किसी कठिन पाषाण यानी कठोर पत्थर, कठिन पाषाण मतलब किसी कठोर पत्थर को भी अगर तुम परस यानी स्पर्श कर दो तो वह भी क्या हो, पिघल कर जल बन जाए। तुम इतने इतने शुद्ध, इतने कोमल, इतने प्राकृतिक और इतने प्राणों से भरे हो कि अगर तुम किसी कठिन पाषाण, यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर तुम किसी बहुत ही कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति को भी अगर तुम दंतुरित मुस्कान से देख लो तो वह भी जो है वो पिघल करके जल की तरह हो जाए, वह भी बहुत सॉफ्ट हो जाए। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। देखिए यहां से पकड़ते हैं, कवि कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं बांस था या बबूल। कभी बांस या बबूल इसलिए कह रहा है क्योंकि बांस और बबूल दो ऐसे पेड़ होते हैं जिन पे ना कोई ढंग का फल लगता है ना कोई फूल लगते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं बांस या बबूल जैसा ही कुछ था, मतलब मैं एकदम ऐसा ही था, लेकिन छू गया तुमसे, जैसे ही मैंने तुम्हें छुआ या तुमने मुझे छुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से भी शफालिका के फूल, शफालिका एक ऐसा पेड़ होता है जिस पर बहुत ही कोमल और खूबसूरत फूल लगते हैं। तो कह रहे हैं कि मुझ जैसे बांस और बबूल को भी जब तुमने छुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे, मतलब मैं भी एक शेफालिका के पेड़ जैसा अपने आप को महसूस करने लगा। तुम इतने जो है वो सॉफ्ट हो, तुम इतने कोमल हो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम पहले कभी मिले नहीं हैं, तो कवि क्या कह रहा है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब लगातार। तो कवि क्या कह रहा है कि भाई तुम जो है मुझे पहचान नहीं पाए हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं है, इसीलिए तुम मुझे क्या कर रहे हो, अनिमेष यानी लगातार, है ना, देखते रह रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे कभी देखा नहीं। थक गए हो फेर लूं मैं आंख। तो कवि कह रहा है भाई तुम मुझे लगातार देखते देखते पहचानने की कोशिश करते करते कहीं थक तो नहीं गए हो। अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कह रहा है तो क्या हुआ, अगर हम पहली बार मिले हैं और एक दूसरे को हम नहीं जानते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज। यानी बच्चा जो किसकी गोद में है, माँ की गोद में है। तो कवि कह रहा है कि अगर तुम्हारी माँ जो है वो आज माध्यम, माध्यम मतलब वो लेकर के आई और मैंने तुम्हें देखा, तो तुमसे मुझे मिलाने का माध्यम कौन बनी, तुमसे मुझे मिलाने का माध्यम जो है वो कौन बनी, तुम्हारी माँ। तो कह रहा है कि यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तो ना तो मैं तुम्हारी ये प्यारी दंतुरित मुस्कान देख सकता और ना ही मैं तुम्हें जान पाता। तो क्या कह रही हैं, यदि तुम्हारी मां ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो कवि कह रहा है कि भाई तो मैं तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है ना तो मैं इसे देख पाता ना ही मैं इसे जान पाता। आगे कवि क्या कह रहे हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है। वो कह रहे हैं कि बच्चे को कह रहे हैं कि बच्चे तुम भी धन्य हो, है ना, तुमने मुझे जो है मैं तुम्हें देख पाया इसलिए मैं नहीं, तुम धन्य हो। और माँ भी तुम्हारी धन्य है जिसने तुम्हारे जैसे खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। चिर प्रवासी, कवि क्या कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, चिर प्रवासी। चिर यानी लंबे समय तक घूमने वाला, है ना, मैं घूमता ही रहता हूं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, तुम्हारे लिए मैं चिर प्रवासी हूं, मतलब मैं घूमता रहता हूं, मैं दूसरा हूं, मैं कोई अन्य हूं। ठीक है, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क। तो वो कहते हैं कि इस अतिथि कौन, कवि अपने आप को अतिथि कह रहा है क्योंकि वो कभी कभी वो जैसे उसे पहली बार मिल रहा है तो वो कह रहा है कि इस अतिथि से प्रिय यानी हे छोटे बच्चे क्या रहा तुम्हारा संपर्क, तुम्हारा तो मुझसे कोई संपर्क रहा नहीं इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं है। और अपनी माँ के लिए क्या करें, तुम्हारी माँ क्यों धन्य है, क्योंकि उंगलियों से माँ की करती रही मधुपर्क। जो माँ है तुम्हारी वो अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क, यानी मधुपर्क का मतलब होता है स्पेशली तो उसको शहद चटाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कहने के लिए, लेकिन शहद या जो भी पालन पोषण है तुम्हारा, जो भी अच्छी चीजें तुम्हें खिलाई वो किसने खिलाई, तुम्हारी माँ की उंगलियों से तुमने खाई। तो कह रहे हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। देखिए कवि क्या कह रहे हैं
कि जब तुम इधर देखते हो और कैसे देखते हो, कवि कह रहे हैं कि जब तुम इधर देखते हो और कैसे देखते हो, कनखी मार। कनखी मार का मतलब होता है तिरछी नजरों से। तो कवि कह रहे हैं कि देखते तुम इधर जब कनखी मार, देखते तुम इधर कनखी मार, जब तुम तिरछी निगाहों से मुझे देखते हो, यानी जरा सी निगाह टेढ़ी करके तुम मुझे देखते हो, और होती जब की आंखें चार, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिलती हैं, आंखें चार होती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी, और जब तुम मुझे देख करके ये दंतुरित मुस्कान देते हो, लगती बड़ी ही छविमान। तो वो कवि कह रहे हैं कि तो वो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये है चैप्टर का पहला पोयम दंतुरित मुस्कान। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। अगली पोयम जो है उसमें कवि फसल की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि फसल आखिर होती क्या है, फसल क्या होती है। तो वो कह रहे हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, कवि क्या कह रहे हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। फसल क्या है, फसल एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो ये बता रहे हैं कि फसल होती क्या है, यानी एक नदी या दो नदी की नहीं, ढेर सारी नदियों से जो पानी आता है और उससे जो फसल सींची जाती है, उसके बाद जो जादू पैदा होता है वो फसल है। फिर आगे कवि क्या कह रहे हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसल क्या है, एक या दो के जो है स्पर्श की गरिमा नहीं है फसल। फसल जो है वो क्या है, लाख लाख कोटि कोटि यानी लाखों और करोड़ों हाथों के स्पर्श की, यानी लाखों और करोड़ों किसानों के हाथों ने इस फसल को स्पर्श किया है, तो उसकी महानता, जिन हाथों में उसकी गरिमा जो आई है, वो फसल होती है। आगे कवि कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। गुणधर्म मतलब कवि कहते हैं कि ये जो फसल हमको मिलती है, ये जो अन्न हमको मिलता है, ये कोई एक खेत की नहीं या दो खेत की नहीं, हजारों खेतों की जो मिट्टी है, उसमें जब मिल करके ये फसल उगती है, तो उस मिट्टी का गुण और उस मिट्टी का धर्म जो इस फसल में आता है, उस मिट्टी के गुण जो इस फसल में आते हैं, वही फसल होती है। आगे कवि कहते हैं कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। कवि कहते हैं फसल क्या है, कवि कहते हैं फसल क्या है, वो कोई खास बड़ी बड़ी चीज नहीं है फसल, नदियों के पानी का वो जादू है जो हमारे घरों तक, हमारी किचन तक पहुंचा है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। स्पर्श यानी छूना। फसल, किसान क्या करता है, हाथों को फसल को अपने हाथों से स्पर्श करता है। तो कभी कहते हैं कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संदली, संदली मतलब हल्की पीली, तो भूरी काली और संदली मिट्टी का गुणधर्म है वह। तीन तरीके की उपजाऊ मिट्टियां होती है, तो इस तरीके की, कहीं भूरी मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं संदली मिट्टी है, ठीक है, पूरे भारत में। तो वहां पे अलग अलग जगह हैं जो किसान उस मिट्टी के गुण धर्म के साथ रह करके और उस फसल को पैदा करता है, तो उस मिट्टी का गुण और धर्म उस फसल में आता है, तो वही ये फसल है। और क्या है फसल, आगे क्या बताते हैं कवि, फसल है रूपांतर है सूरज की किरणों का। क्योंकि फसल पर क्या होती है, सूरज की किरणें पड़ती है, और जब सूर्य की किरणें फसल पर पड़ती है, रोशनी जब फसल पर पड़ती है, तो फसल पकती है। नदियों के पानी का जादू है, मिट्टी का जादू है, और साथ ही सूरज की किरणों का रूपांतरण है। सूरज की जो किरणें हैं, ये रूप बदल करके फसल के रूप में हमें मिलती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और हवा जो होती है जब चलती है, तो वो क्या करती है, थिरकती है फसलों के ऊपर, है ना, फसलें उससे ऐसे हिलती है। तो हवा से जो थिरकन पैदा होती है फसलों में, उनसे जब सिमट जाती है, मतलब वो सिमट करके, वो थिरकन जो है वो सिमट करके और अन्न बन जाती है। तो फसल क्या है, कवि ने लास्ट में बताया है, अंत में कवि बता रहे हैं कि और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली हल संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण, रूपांतरण यानी रूप बदल कर आई हुई है सूरज की किरणें, तो रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब हवा जब फसलों के ऊपर चलती है, तो वो एक तरीके से थिरकती हुई सी महसूस होती है, तो वो हवा सिमट करके और फसल में जो है वो एंटर कर जाती है, फसल के अंदर वो समाहित हो जाती है। तो ये ही फसल है। तो
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा मीनिंग है जो आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में आपको इसका पूरा रिप्लाई देने की। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।